अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल के इस सेगमेंट में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती के हवाले से। आज जो दौर चल रहा है इस हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है, यंग नज़र आना चाहता है और हर किसी का ये ख्वाब होता है, ख्याल होता है कि हम इस तरह से नज़र आएँ और इसके लिए बहुत सारी तगोदो की जाती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि यंग पर्सनस वो मेल हों या फीमेल हों बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं, आजकल सीरम्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। और इसमें ये भी नहीं देखा जाता कि किस एज में क्या चीज़ जो है वो आपको सूट करती है या क्या चीज़ आपको एज ए प्रोसीजर लेनी चाहिए। इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एस्थेटिक्स पे बात करेंगे, एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, और इस हवाले से हम बात करेंगे, खूबसूरती के हवाले से बात करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस तरह से स्किन का ख़राब हो जाना, रिंकल्स का हो जाना, फाइन लाइंस हो जाना और बालों के हवाले से, स्किन के ग्लो के हवाले से बहुत सी वो बातें कि जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरे पैनल में डॉक्टर समीना साइमी जो होम्यो फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हैं और अपने फील्ड में बहुत ही कम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अरसा 20-25 साल से जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। उनके साथ हैं डॉक्टर समीना तैयब और ये MBBS डॉक्टर हैं और एस्थेटिक सर्टिफाइड जो फिजिशियन है। इनसे बात करेंगे हम इस हवाले से और जो हमें प्रॉपरली गाइड करेंगी कि अगर कोई प्रोसीजर्स इस किस्म के चलते हैं जो कि एस्थेटिक से रिलेटेड होते हैं तो वो कैसे लिए जा सकते हैं और इनका क्या रोल है, क्या इस हवाले से डिटेल में हम बात करेंगे। प्रॉपरली अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और हम इस हवाले से बात करते हैं कि जैसा कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की, हर कोई चाहता है कि खूबसूरत नज़र आए, लेकिन एजिंग के साथ यानी ये एक नेचुरल प्रोसीजर है कि जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है तो उसमें चेहरे पे असरात उसके मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। वो रिंकल फॉर्म में होते हैं, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन का ग्लो कम हो जाता है, रफ स्किन होने लगती है और इस किस्म की बहुत सारी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं जो कि टाइम टू टाइम हम देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये है तो नेचुरल प्रोसीजर, लेकिन कोई भी इसको खुश दिली से कबूल नहीं करना चाहता। एक अरसा पहले जो है वो यानी कि तकरीबन 15 साल पहले की अगर बात की जाए तो एक ऐसे चला था इंग्लिश का और उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बात की जाती थी कि एक टाइम आएगा कि जिसमें ऐसा होगा कि ये डिफ्रेंशिएशन करनी मुश्किल हो जाएगी कि एज कौन सी क्या है। और आज वो दौर वाकई है कि पता नहीं चलता कि किसकी कौन सी एज है। और एक पर्टिकुलर उसमें लाइन जो है वो उन्होंने मेंशन की हुई थी कि जो मिडल एज है ना वो देखने में ज़्यादातर आएगी, ओल्ड एज नज़र नहीं आएगी, यंग का पता नहीं चलेगा, बस इस किस्म का जो है वो एक दौर होगा। तो ये मैं समझती हूँ ये वही दौर है अब, और इस हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। तो डॉक्टर समीना आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि आज के दौर में जैसे मैंने बताया कि हर कोई खूबसूरत नज़र आना चाहता है, यंग नज़र आना चाहता है, एग्री करती हैं, क्या ये मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक कहा, ये मुमकिन है कि क्योंकि आपको पता है कि पहले ऐसा होता था कि बुढ़ापे से लोग डरते थे कि बुढ़ापा आएगा, साथ एज लाइंस आएंगी, रिंकल्स आएंगी, हम कैसे दिखेंगे, क्या होगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वो दौर आ चुका है, तो बिल्कुल मुमकिन है ऐसा, अगर अपनी पूरी केयर की जाए और डाइटिशियंस डाइट सही ली जाए, योगा किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, एंटीऑक्सीडेंट फूड्स ली जाएं, तो ये पॉसिबल है। और इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप कहती हैं तो उसका भी जिक्र कर देती हूँ। जी जी बिल्कुल, टॉप लिस्टेड रेमेडीज़ के हवाले से आप ज़रूर बात करें कि कोई ऐसी मेडिसिन वाकई ही हैं जो कि एज को रिवर्स करने के सिलसिले में कोई मददगार हो सके। जी डॉक्टर साहब, एंटी एजिंग के नाम पे हमारी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है। जब हमें ये मेडिसिन पढ़ाई गई थी ना, इसका नाम नोट था, कर लें जी सब नोट कर लें, इसका नाम ही हुसन की देवी है। फीमेल के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी स्किन डल हो रही है, उसका कलर ख़राब हो रहा है, उसके फ्रेकल्स बन रहे हैं, उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसको एज लाइंस आ रही हैं, अपनी उम्र से वो ज़्यादा दिख रही है,
ठीक। तो उसकी बेहतरीन रेमेडी है कि अपनी उम्र में नहीं दिखेगी, अपने से कम उम्र में दिखेगी। वो रेमेडी है हमारी बर्बरस एक्वाफोलियम मदर टेंचर। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। और ये मेरी एक पेशेंट आई, तो जब उसने मुझे अपना एज बताई तो उसने बताया कि मेरी एज 25 है, लेकिन डॉक्टर साहिबा वो 45 की लग रही थी। ओह माय गॉड। तो उसको देख के मुझे ये हुआ कि नहीं, कि ऐसा होना चाहिए, अवेयरनेस बच्चियों में होनी चाहिए कि वो अपनी इतनी केयर करें कि उनकी जो एक्चुअल एज तो दिखे। तो हमारी होम्योपैथिक में टॉप लिस्ट मेडिसिन जो बर्बरस एक्वाफोलियम है, जिसको हम ओरल लगाने के लिए भी देते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर आप किसी कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको लगा भी सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और आप इसको इनटेक भी कर सकते हैं पानी में डाल के ड्रॉप्स। और स्पेशली जिन लड़कियों की शादी रख दी गई होती है, मैं सब जिनकी शादी होने वाली है सुनेंगी जी, जिन लड़कियों की शादी रख दी गई होती है, डेट फिक्स हो गई होती है, उनको मैं कहती हूँ आप बर्बरस एक्वाफोलियम को ले आइए, शुरू कर दीजिए। विद इन 3 मंथ्स उनके फेस पे ऐसा ग्लो आता है कि शादी के बाद भी पूछते हैं कौन सा वाला फेशियल करवाया था। तो ये हमारी होम्योपैथिक रेमेडी के इफेक्ट्स हैं। नाज़रीन, बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर समीना ने हमें बताया। और ये आपको बताती चलूँ कि इससे बेबी स्किन हो जाती है, लेकिन ये मैं यहाँ पर हमेशा जो बात करती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। ये ख़ुद से बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करनी। यही कोशिश करें कि अपने मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर समीना, मज़े की बात है नाज़रीन के आज हमारे साथ दोनों डॉक्टर समीना है। डॉक्टर समीना तैयब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी डॉक्टर समीना से पूछा क्या ये जो है वो मुमकिन है, तो आप अपने फील्ड के हवाले से हमें बताइए, क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। आजकल के दौर में ब्यूटी कोई एक इट्स नॉट अ ड्रीम। और इसको हम एलोपैथिक के हवाले से देखेंगे, उन्होंने होम्यो के हवाले से बताया तो डिफरेंट स्किन इश्यूज़ जो होते हैं, एक्नी हो गई आपकी, छाइयाँ, मिलाज़मा और डिफरेंट एज लाइंस, आपने फ्रेकल्स और रिंकल्स की बात की, तो उसको हम प्रोसीजर्स के थ्रू किस तरह ट्रीट करते हैं। और प्रॉपर अवेयरनेस आजकल स्किन केयर रूटीन्स, वो प्रॉपर जब आप एक एस्थेटिक फिजिशियन से, एक डॉक्टर के से लेते हैं आप, आजकल डिफरेंट सीरम और क्रीम्स, इसके बारे में बच्चियों की अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ जाएगी, क्या प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, जो मार्केट में है उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आपके वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, किस मिकदार में आपने यूज़ करने हैं, कितने कब तक यूज़ करने हैं। तो वो एक प्रॉपर आप जब नॉलेज उन चीज़ों का जो डॉक्टर से आप लेते हैं, और प्रोसीजर्स बहुत अच्छे आ गए हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी हेयर के लिए, वाइटनिंग ड्रिप्स हो गए, इसके अलावा आपकी जॉ लाइन की कंटोरिंग, फेस लिफ्टिंग, बहुत कुछ है आजकल। प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं, वो एक आपकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर वो तो एक बहुत बाद की बात आ जाती है, एक्सट्रीम पे आ जाता है कि अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी नोज़ चेंज करना चाह रहे हैं, अपने फीचर्स को थोड़ा सा इन्हेंस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एस्थेटिक डील करती है आपकी नेचुरल ब्यूटी को आपने कैसे इन्हेंस करना है। तो वो आपकी प्रोसीजर्स डिफरेंट जो हैं, वो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उनके, डिफरेंट PRP एंड हाइफो एंड डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो वो आप टाइम टू टाइम, आप जैसे कह रही हैं कि अब 25 के बाद ही वो आपको एक अच्छी स्किन केयर भी लेके चलनी होती है और इन प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि 25 से 30 तक एक नेचुरल जो है वो स्किन केयर चल रही होती है, लेकिन उसके बाद से कोशिश होनी चाहिए इवन 30s में आप जो है ना, अगर आप टाइम टू टाइम प्रोसीजर्स साथ लेते हैं और ये, तो आप यंग अपनी एज को थोड़ा सा मज़ीद जो है ना डिले कर सकते हैं। एजिंग के प्रोसेस को बेसिकली ये डिले करता है। तो आपने बहुत सारे एक्ट्रेसेस देखी होंगी जो हमारी रोल मॉडल्स हैं, जो जिस तरह से हम उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली जो है ना डाइट और फिटनेस जो है, इसके साथ साथ आप एक एस्थेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी साथ लेके चल रहे होते हैं। सही हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो बात हो गई ना एज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस तरह से होता है, लेकिन समटाइम यंग पर्सन्स में भी ये देखने में आता है कि उनके फेस जो हैं डल होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 25 में जो है वो 45 की नज़र आ रही थी, तो ये चीज़ भी होती है। अब इसमें बहुत ये भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रॉनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स वगैरह आने लगती हैं, तो जो इस वजह से आती हैं, क्या उसका भी थ्रू प्रोसीजर ठीक हो जाता है वो सिलसिला?
यस, ये इसके लिए हम, जैसे आप फ्रॉन लाइंस की बात आपने की, ये माथे पे आपके जो लाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल ये गुस्से से आ जाती हैं जो इनको हम बोटॉक्स के ज़रिए जो है ना वो सही। रिमूव कर सकते हैं। तो सर्टेन एज के बाद या वैसे भी आप अगर इस कंसर्न रखते हैं तो आप बोटॉक्स करवा सकते हैं। बोटॉक्स बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसको आपके मसल में इंजेक्ट किया जाता है। अच्छा वो मसल आपका जो है वो वर्क करना जो है ना स्टॉप कर देता है, तो वो आपकी स्किन को टाइट रखता है। मतलब ये अगर आप फ्रॉन कर रहे हैं तो आपका मसल ये करवा रहा है और लाइंस आ रही हैं। जब मसल आपका रिलैक्स रहेगा तो वो फ्रॉन लाइंस आपकी अपीयर नहीं होंगी। तो आप बोटॉक्स के जरिए बोटॉक्स के थ्रू हम उसको रिलैक्स कर कर देते हैं मसल को, और उसके थ्रू आपकी डिफरेंट लाइंस, नॉट इवन फ्रॉन लाइंस, क्रू फीट एंड नोज के ऊपर लाइंस होती हैं, क्रो फीट्स बन जाते हैं आंखों के साइड्स पे, कई लोगों की होती हैं। ये भी 35 के बाद 40s में बहुत सारे लोगों की आई लाइंस जो हैं क्रू फीट, इसके लिए बोटॉक्स करवाते हैं। मैरियोनेट लाइंस होती हैं, जैसे गमी स्माइल है, ये रिमूव करवाते हैं। तो इसमें बोटॉक्स का रोल होता है एंड दैट इज सेफ। ठीक हो गया। असल में यही चीज़ हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि ये सेफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से परेशान भी होते हैं कि चाह भी रहे होते हैं और वो इस तरह से होता है कि सोचते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी डॉक्टर से ही ये बात पूछें। अच्छा डॉक्टर समीना, आपसे दोबारा हम चलते हैं। अब जैसे एस्थेटिक्स के हवाले से बात हो रही है, खूबसूरती के हवाले से हो रही है, तो इसके जो है ना काफ़ी असरात होते हैं ना इंसान के ऊपर, मनफी भी होते हैं और मुस्बत भी होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। इस हवाले से कुछ बताएं कि देखें कि अगर कोई इस चीज़ को अपनाता है तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान है तो क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? अब डिपेंड करता है कि वो क्या अपनाता है। अब जैसे जितनी सबको बड़ा इजीएस्ट और चीप वे लगता है व्हाइटनिंग क्रीम्स, जी जी, इवन के मेड्स भी वो बड़ा हाथों पे पाँव पे, मेल भी और फीमेल भी, और उसको धड़ाधड़ यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता है कि स्किन जो है वो बहुत पतली हो जाती है। जैसे ही वो सन के एक्सपोजर में जाती है वो स्किन, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्किन डिजीज रेड हो जाती है। मुझे वहीं से पता चल जाता है कि वो एक ऐसी अजीब सी रेड लाइन आ रही होती है, उससे पता चल रहा है कि इसने कोई व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज की हुई है। जो लॉन्ग प्रोसेस, अगर उसको लॉन्ग टर्म यूज किया जाए तो स्किन को बहुत डैमेज करती हैं। आपकी जो असल खूबसूरती है वो आपके एक्चुअल कलर में है, उसको ग्लो अप किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, ना कि बहुत वाइट कलर हो तो वो। लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने से। अगर आप वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बोटॉक्स और फिलर्स हैं, इनके भी डॉक्टर साहबा मेरे ख्याल टाइम्स होते हैं ना, ये 6 मंथ के लिए हैं, 1 ईयर के लिए सेशंस हैं, और वो उसके बाद उसको रिपीट करवाना पड़ता है। जब एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करवाया जाता है तो आपको पता है कि साइड इफेक्ट भी पैदा होते हैं उसकी वजह से। वो ये चीज़ है ना, यही बात मैं कह रही हूँ कि एक नेगेटिव असरात ये होते हैं कि एक जो हैबिचुअल हो जाते हैं ना, फिर वो फिर डॉक्टर की भी नहीं सुनते, वो सोचते हैं मैंने ये काम करवाना है तो करवाना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर से कंसर्न करके वो आपकी स्किन को देखेंगे, आपकी एज को देखेंगे, आपके अंदर कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है, आपकी मेडिकेशंस तो नहीं चल रही हैं, उसके हिसाब से वो आपको कहेंगे कि आप इतने सेशंस लें, इतनी देर बाद लें, इसमें इतना डिस्टेंस लें। लेकिन जब वो खूबसूरती का एक दौरा पड़ता है ना सबको खूबसूरत होने का, वो जल्दबाजी में कहते हैं जितने पैसे लगते हैं लग जाए, जितना हो सकता है हमें कोई दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूक बना दें। तो वो हुस्न जो था वो हमारे पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही था। बिल्कुल, तो हम कोशिश कर सकते हैं मेंटेन रखने की। ठीक हो गया। बीइंग ए होम्योपैथ, और आपसे ये मैं कहना चाहूँगी नाजरीन कि खूबसूरती जो है वो एक्चुअली इनर ब्यूटी होती है इंसान की। आपके अंदर मुतमईन है, आप सेटिस्फेक्शन है, आपका इनर जो है वो अगर पीस में है तो वो ब्यूटी आपके फेस पे नज़र आती है। तो कोई इस तरह से ये मैंने बात की बीइंग ए होम्योपैथ इसलिए कि होम्योपैथी में बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करके, आपकी परेशानी को दूर करके आपके चेहरे पे खुशी और ख़ूबसूरती ला सकती हैं। जी डॉक्टर साहबा, मज़ीद इसी हवाले से आप बात कीजिए, जैसे कि आप बेहतर तौर पे बता सकती हैं कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के हवाले से। अच्छा, ये है कि इसके हम पहले पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जी। और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में ये है कि जो अगर कुछ टाइम पहले चले जाएं जब अवेयरनेस नहीं थी, तो अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, इशू है, जैसे यंग एज में बच्चों को, टीन एज में भी एक्नी का इशू हो जाता है,
तो इसको मैंने खुद भी फेस किया हुआ है, एक्नी और एक्नी के स्कार्स, ये वो तो एक आपको natural इतना है ना। अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, इवन स्कूल कॉलेजेस और कहीं भी मेकअप कर रहे हैं, कोई इवेंट आ गया, आपके पिंपल्स आ गए हैं स्किन के ऊपर, लड़कियां बहुत मेरे पास आती हैं जिनको मेंटली इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस होता है कि एक्नी का इशू इतना ज़्यादा है, स्किन बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसी तरह मेल्स में भी है ये इशू, स्कार्स का बहुत ज़्यादा इशू है, तो वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो पहली बात ये कि जब आपको इस चीज़ का अब इल्म हो रहा है और इसके ट्रीटमेंट्स इतने आ रहे हैं, तो स्कार्स भी अब रिमूव हो सकते हैं। जैसे सही। स्कार सब्सिजन है, लेज़र्स हैं, बहुत सारी माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स हैं। तो आप के अंदर एक ये चीज़ जब इंडस्ट्री में आई है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट लाती है, पॉजिटिविटी लाती है। जब आपको पता है कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो, ये प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप उसको स्टॉप कर सकते You हो। mean to say कि आपका confidence भी build up हो रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है आपका डेफिनेटली, और आप जितना यंग और खूबसूरत नज़र आओगे तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा। सही। और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर जाएं तो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी ये बात कि जिस तरह एक एक्ट्रेस आपने इंडिया में अभी रिसेंटली देखा होगा, बिल्कुल। एक न्यूज़ में भी आई थी जिनकी डेथ हुई ड्यू टू इंजेक्शंस। एंटी एजिंग शी वाज यूजिंग एंटी एजिंग इंजेक्शंस फॉर हर सेल्फ। वो ओरल कैप्सूल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। आप जितनी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर कुछ भी देख लें, अगर आप खुद उसको ले रहे हो अपने तौर पर, आपको नहीं पता आपने कितने इंजेक्शन और किस अमाउंट में आप ग्लूटाथायोन को अगर ले रहे हैं, तो सर्टन जो है कोई भी चीज़ ओवर टॉक्सिसिटी में चली जाती है। Exactly. ओवर टॉक्सिसिटी लीड्स टू डेथ, सही। इवन डेथ हो क्योंकि सकती है, excess of इवन everything किडनी फेलियर will- हो सकता है, लिवर हाँ। फेलियर हो सकता है। तो जब हम Heart इसको attacks क्लिनिक्स आ में जाते हैं। हाँ या जब क्लिनिक्स में हम इसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम इसको आपकी एज और आपकी वेट के अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेटेड अमाउंट में दे रहे होते हैं ताकि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए, नॉट फॉर द साइड इफ़ेक्ट्स, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए। तो जब आप जैसे एक मेंटली एक ब्यूटी इंडस्ट्री ने एक हाई स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ठीक है, वो बॉडी के बारे में भी आ जाते हैं, वो फिटनेस के हवाले से भी आ जाते हैं कि साइज 0 परफेक्ट हमने ऐसे नजर आने, स्टैंडर्ड्स बन गए। मतलब आज जो घर में औरत है ना, वो हम जो है स्टैंडर्ड हमारा जो है ना, वो हम जो स्क्रीन्स पे देखते हैं ना, वो बन गया हुआ है कि ये परफेक्ट है, दिस इज नॉट परफेक्ट। जबकि जरूरी नहीं है कि आप इवन उसी तरह अच्छे हाँ, लगें। लेडीज जो हैं वो अच्छी स्किन के साथ भी बहुत सारे मतलब जो हैं वो खुद को डिसोन कर रहे हैं लोग। आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे हेयर Exactly. परफेक्ट नहीं है, मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है, आई डोंट लुक परफेक्ट, और बहुत सारी चीज़ें। फिर ये एक उसको लेकर एक चला जाता है, ये नेगेटिविटी है। इस Socially नेगेटिविटी cut off को हो जाते सोशल हैं, जो है ना, वो इस नेगेटिव परफेक्ट्स में आ जाते हैं, और नेगेटिव होके ही वो सेल्फ मेडिकेशंस स्टार्ट कर देते हैं कि सही। मुझे 40s में हूँ तो मुझे यंग रहने के लिए जो है ना वो एंटी एजिंग मैं यूज़ करूँ, पिल्स यूज़ करूँ, कैप्सूल्स यूज़ करूँ। वाइटनिंग का इवन आप अगर ले लें, नॉर्मल स्किन की बच्चियाँ भी आपके पास आएंगी और दे आर वेरी कॉन्शियस कि मुझे मज़ीद वाइट होना है। एक्चुअली तो- ये हमारे माशरे का अलमिया है ना, जी। वाइट की तरफ बहुत ज्यादा जो है ना वो स्किन attraction इश्यूज को होती है। डील करें, वो भी है, आप अच्छा नजर आए, लेकिन अपने आप को भी ऑन करें, आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी ऑन करें, उसको मजीद आप अच्छा बनाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरफ हो गया है कि वाइटनिंग भी, स्लिमिंग, ड्रिप्स और ये सब चीज़ें, तो वो एक सेल्फ जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आपको नुकसान दे। और एक सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं और उनका तो एक वो मीडिया का एक तकाजा होता है कि जिसके जरिए के लिए वो कर रहे होते हैं सब, लेकिन एक आम पर्सन में और उनमें फ़र्क होना चाहिए और उसी के ट्रेंड पे नहीं चलना चाहिए, मैं समझती हूँ। हाँ, अगर ये आप प्रोसीजर्स लेते हैं तो एक टू द सम एक्सटेंट जो है वो लिया जाए तो इट्स ओके। या यही बात करना चाह रहे हैं कि 100% वो भी नहीं होता, जितना वो नज़र आ रहा होता है उसमें भी 100% नहीं होता। ठीक। तो हम किसी हद तक उसको मतलब बेहतर करें, लेकिन अपना स्टैंडर्ड उस चीज़ को ना बनाएं कि 100% परफेक्शन ये है तो हमें इस तरह का ही अपने आप को achieve नाज़रीन, करना। आपको बताती चलूँ, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट अगर बात की जाए तो $50 बिलियन जो हैं वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज पे इस्तेमाल होते हैं, और इतना ज़्यादा यानी पर ईयर ये यानी सारा जो है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक पे। तो ये कॉस्मेटिक सेंस के हवाले से ही आज हम बात कर रहे हैं,
और कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो इसकी एक्सट्रीम सेंस में आ जाती है। तो हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट यूज़ करते हुए, ऐसे प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप यानी कि बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, अपनी ब्यूटी को मेंटेन रख सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं और यंग लुक दे सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती के हवाले से और खूबसूरत नज़र आने के हवाले से कि कैसे हम अपने आप को बेहतर लुक दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एस्थेटिक्स के हवाले से। तो नाज़रीन, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आती है वो है फ्रैकल्स जिसे हम छाइयाँ भी कहते हैं। तो इस हवाले से जो है सबसे पहले हम अपने डॉक्टर से जानते हैं कि ये क्या होती हैं। डॉक्टर समीना तैयब, आपसे जानना चाहूँगी ये फ्रैकल्स क्या होती हैं? फ्रैकल्स जो हैं ये हमारी स्किन में सेल्स होते हैं जिन्हें पिगमेंट सेल्स कहते हैं, मेलानोसाइट्स। सही। मेलानोसाइट्स जब ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो हमारे स्किन को नेचुरली जो है ये प्रोसेस होता है कि आप की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनलाइट से मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं, पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट, और वो आपकी स्किन को बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन सर्टेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो फैक्टर्स ये होते हैं कि जेनेटिकली हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, सन एक्सपोजर हो सकता है। एग्जैक्टली, यूवी रेज का बहुत ज़्यादा इसका है। सन ब्लॉक का यूज़ ना करने की वजह से डायरेक्ट आप सनलाइट में जा रहे हैं इस वजह से, और वाइट जो स्किन होती है उसके ऊपर ज़्यादातर इश्यूज होते हैं। आपने फ्रैकल्स जो है ना वो छोटे छोटे से पिगमेंट होते हैं एरियाज, तो उनको हम फ्रैकल्स कहते हैं, स्पॉट्स। हाँ, एक मिलाजमा है, भी क्लस्टर फॉर्म में है, एक मिलाजमा है जिसे हम छाइयाँ कहते हैं। जी। वो पूरा पैच होता है, ठीक है। वो आपके चीक्स पे हो सकता है, आपकी अपर लिप्स, प्रेगनेंसी में आपको वो नजर आएगा, उसको हम मिलाजमा कहते हैं। जो फ्रैकल्स हैं वो ज़्यादातर सन एक्सपोजर की वजह से हैं और जेनेटिकली भी होते हैं। तो वाइट स्किन के ऊपर ये मेलानोसाइट्स की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से स्किन जो है वो रिस्क पे होती है, ये रिस्क पे होती है। हो गया। अच्छा डॉक्टर समीना, आपसे जानना चाहूँगी, ये फ्रैकल्स के बारे में बात की, मिलाजमा के हवाले से बात की, तो हमारी होम्योपैथी इस हवाले से क्या कहती है? जी बिल्कुल, फ्रैकल्स हो जाते हैं ठीक? जी बिल्कुल, लोग ये बात पूछने आके हो जाता है ये ठीक होम्योपैथी? हाँ जी बिल्कुल, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक बहुत स्लो असर करती है। तो क्या ये मुलाजमा जो है या फ्रैकल्स हैं ये चले जाते हैं, स्किन पे रहते तो नहीं है? तो बिल्कुल 100% इसका इलाज होम्योपैथी के अंदर है। इसमें जिस वक्त हमारे पास पेशेंट आती है प्रेगनेंसी में और जब उनको मुलाजमा होता है तो उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं पेशेंट ज़्यादातर एनेमिक होती हैं। एग्जैक्टली, एनेमिक होने की वजह से ही हो, और बहुत सी पेशेंट्स ये भी कहती हैं कि मुलाजमा हुआ था आफ्टर प्रेगनेंसी सब खुद से ही ठीक हो गया। तो वो जो पेशेंट एनेमिक होता है जब अच्छी डाइट लेता है, जैसे ही वो उसकी पूरी होता है HB, तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक हमारी इसमें बहुत अच्छा ट्रीट करती है। जब आपका लीवर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको हेपेटाइटिस A है, B है, या आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ज़्यादा हैं, या आप जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, आपके फूड के अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, तब भी ये आपकी बनती हैं मुलाजमा और फ्रैकल्स। तो हमारी होम्योपैथिक दो चीज़ों पे उसको पकड़ेगी। एक तो इसके अलावा हार्मोनल चेंज, यस, हार्मोनल चेंज में सीपिया मैजिकल इफेक्ट देती है। रात को सोते वक्त देनी है आपने 200 में, तो विद इन डेज ये गायब होना शुरू हो जाती है। न्यू प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो उनको यहाँ से फायदा बिल्कुल मिल रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कैसे देनी है आपने। लेकिन नाज़रीन, फिर वही बात कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं करनी। वो यस बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने सही कहा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। हर मेडिसिन हर पेशेंट्स के लिए नहीं है, सबकी माइंड सिम्टम अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम अलग है, उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। उसके अलावा फ्रैकल्स के लिए हमारी होम्योपैथिक में काली ब्रूम्स है और वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। उसके बाद सीमीसीफ्यूगा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सीमीसीफ्यूगा बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। उसके बाद कालूफोलियम हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, जिसकी वजह से फ्रैकल्स एंड मुलाजमा आ जाता है। बर्बरिस एक्वी को तो आप हर जगह पे साथ में यूज करवाते जाएं। बर्बरस एक्वाफोलियम में क्या करती हूँ, अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जो भी अपना रात को लोशन यूज कर रही हैं उसमें इसके ड्रॉप्स डाल लें और उसको लगा लें, तो आपका ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना 50% अगर उससे क्योर हो रही है, तो अगर आप ये करते हैं तो 100% की तरफ रेशो चली जाती है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा
आपके तरफ दोबारा आते हैं डॉक्टर समीना तैयब, आपसे जानते हैं कि जो फ्रैकल्स होती हैं इसका भी बताइए, मलाज़मा का भी बताइए कि क्या प्रोसीजर होता है कि ये ठीक हो सकता है, इसके लिए कौन सा प्रोसीजर आप यूज़ करते हैं? जी, सबसे पहले तो इसमें जो है टॉपिकल स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जिस तरह होम्यो में अगर कहते हैं कि कुछ सर्टेन टाइम तक आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। एलोपैथिक में और प्रोसीजर्स में ये है कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्किन केयर एक बता देते हैं उन्हें, ताकि उसके साथ ये यानी एक प्लान सेट कर जी देते हैं प्लान आप। सेट कर देते हैं। स्किन केयर बहुत ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। प्रोसीजर्स में हमारे पास मिलाज़मा के लिए और फ्रेकल्स के लिए पील्स अवेलेबल हैं। अच्छा। केमिकल पील्स। वो क्या होता है, आप ज़रा आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पील्स जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कुछ स्किन को mask पील like? करता है। इट्स नॉट अ मास्क, इट्स केमिकल लिक्विड ओके। दैट वी अप्लाई ऑन द स्किन। वो स्किन पे अप्लाई करने से आपकी जो फर्स्ट स्किन की लेयर है वो एक्चुअली एक्सफोलिएट हो जाती है। सही। वो पहले डेड होती है एंड डेड रिमूव हो जाती है ठीक हो गया। ऑटोमेटिकली। वो आपको डैमेज नहीं कर रही होती स्किन को, बैरियर को, लेकिन वो डेड होके रिमूव हो जाती है। तो एक्चुअली जो पिगमेंट होता है वो आपकी या तो स्किन के एपिडर्मिस में है या डर्मिस में है, डाउन द जो है। Yes. तो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वो ऊपर से शेड ऑफ हो जाती है। सही। तो इसको रिपीटेडली सेशंस में जब हम करवाते हैं तो पिगमेंट रिमूव होना शुरू हो जाता है, यानी ये ठीक हो जाता है। एंड सही। सेकेंडली फिर इसके बाद मीज़ोथेरेपी हम करते हैं। मीज़ोथेरेपी में हम सर्टेन सीरम्स हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं। इसमें सही। ट्रांजामीन का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। ट्रांजामीन इंजेक्शंस और इसके साथ मिक्स करते हैं सीरम्स, PDRN, ठीक है। तो ये सब कुछ जब इंजेक्ट करते हैं तो वो आपकी मेलानोसाइट्स की जो फर्दर ग्रोथ है उनको स्टॉप कर देता है, ठीक। उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है स्लोली। फिर वो आपकी वो जो है ना कम अभी डॉक्टर साहब हो आपने जाती है। सीरम्स की बात की तो मैं इसी से एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि बहुत ज़्यादा ना आजकल वो ट्रेंड है, आप देखें कि डिफरेंट जो कॉस्मेटिक की कंपनीज़ हैं जिसमें रेटिनाइड होता है वो यूज़ किया जाता है, रेटिनॉल लगाया जा रहा है, नहीं पता कि मेरी स्किन को चाहिए कि नहीं चाहिए। हाइलोरोनिक एसिड जो है, कॉजिक एसिड है, वो चल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप क्या कहते हैं कि जैसे कि ये फ्रैकल्स वगैरह होते हैं तो इनके लिए इनमें से कोई है कि जो यूज़ किया जा सकता है ताकि हमारे कोई जो नहीं एस्थेटिक प्रोसीजर्स वगैरह कर सकते तो वो सीरम वो वाला यूज़ कर सकें? जी, ये स्किन केयर जो टॉपिकल मैंने बात की उसी के अंदर आ जाता है। इसमें स्किन के जो मिलाज़मा और फ्रैकल्स को कम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं वो सर्टेन प्रोडक्ट्स जैसे आ रही हैं, तो उसमें हम परसेंटेज देखते हैं। कॉजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी एंड हाइड्रोकिनोन ऑन द टॉप। हाइड्रोकिनोन जो है वो यूज़ होता है उस पिगमेंट को आपको बहुत अच्छा ट्रीट करता है। एंड रेटिनॉल मिक्स क्रीम्स होती हैं, सही। लेकिन वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो से तो यूज़ best है करनी कि- चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकिनोन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपने अपने तौर पे यूज़ करेंगे वो आपकी सर्टेन टाइम के बाद ब्लैकनिंग भी कर सकता है, बिल्कुल उसके सही। साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो फिर एक टाइम टू टाइम हमें जो है ना उस पेशेंट को मॉनिटर करके हम वो यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ठीक है। यंग इसी गर्ल्स जो हैं creams, वो बस जी। देखती हैं कि ये और सीरम्स कर रेटिनॉल्स सकते की हैं। आपने बात की जैसे, तो वो भी सेल्फ यूज़ नहीं करने चाहिए। रेटिनॉल्स का ये होता है कि वो आपके बैरियर को डैमेज भी कर सकता है। Extra अगर dry आप भी कर एक्स्ट्रा देता है। ड्राई करेंगे और एक्स्ट्रा स्किन रिमूव होगी, वो बैरियर को डिस्टर्ब करेगी, रेडनेस कॉज करेगी, आपकी स्किन को डैमेज करेगी। तो फॉर द सेफ जो है वो यूज़, उसको हम कितनी अमाउंट में लेना है और किस तरह से यूज़ करना है, ये बिल्कुल। बहुत मैटर करता है। और कौन सी क्रीम्स में, सीरम्स में कितनी परसेंटेज है, ठीक हो तो गया। ये गाइड करना होता है, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ये बहुत नाज़रीन, ये बहुत ही अहम बात है कि एक डॉक्टर की गाइडलाइन के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। यहाँ एक जनरल बात करूँगी कि एक किताब जो हम पढ़ते हैं, एक बुक रीडिंग अगर हम कर रहे होते हैं, वो भी अगर किसी टीचर के बगैर करते हैं तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये एक जनरल बात है। तो ये तो फिर एक प्रोसीजर है, एक ट्रीटमेंट है जिसमें मेडिकेशन भी है और हम इलाज करते हैं, अपने फेस पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। आपको डॉक्टर के बगैर खुद से ही ये ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और मज़ीद इस हवाले से हम बात करते हैं कि जो है ना रिंकल्स के हवाले से, रिंकल्स हो जाती हैं, यंग में भी हो जाती हैं, एजिंग में भी हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों में
काफ़ी एज होने के बावजूद भी नहीं होती हैं, ऐसा भी देखा जाता है। अच्छा, इनको दूर करने के कोई तरीके पे तो हम अभी आते हैं। डॉक्टर समीना, आपसे मैं पहले चाहूँगी कि हमारी होम्योपैथिक में रिंकल फ्री स्किन हो सकती है, ऐसी कोई मेडिकेशन है जो कि खाई जा सकें कि उससे जो है बेहतरी आए, कुछ इस किस्म का है सिलसिला? जी बिल्कुल, ये तो कोई जादू ही होगा कि ऐसे रिंकल्स हो जाएं। तो होम्योपैथिक जो है वो बिल्कुल इसमें अपना पूरा असर रखती है। इसमें बहुत सी मेडिसिन हैं हमारी जो रिंकल्स को ख़त्म करती हैं, लेकिन उसके साथ जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि रूटीन है, आपके स्किन केयर रूटीन है, आपकी डाइट है। आपने ये अगर समझ लिया कि आपने बस मेडिसिन ले आए हैं, वो खा लिए तो मैं सुबह उठूंगी तो मैं जवान होंगी, तो ऐसा पॉसिबल किसी ट्रीटमेंट में नहीं है। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रेस लिए जा रहे हैं मेडिसिन खाने से क्या होगा? आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड में हैं, एक बात को सोचिए जा रहे हैं, तो आप कुछ खा भी रहे हैं तो उसकी आपको विटामिन नहीं मिल रहे हैं, आपके अंदर डाइट की, आपकी न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी, पार्ट ऑफ बॉडी ही नहीं बन रहा आपका। तो होम्योपैथिक की बहुत सी मेडिसिन हैं, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। जो आपकी मैंने तो एक इसकी वीडियो बनाई भी है एंटी एजिंग के ऊपर कि 100% एंटी एजिंग इफेक्ट्स होम्योपैथिक मेडिसिन देती है, बस आपने इसको हाउ टू यूज, ठीक है। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई बुक भी डॉक्टर आपका जो टीचर है उसके बगैर आपको वो इफेक्ट नहीं देगी, वो पॉइंट आपको जो टीचर बता देगा। अब इतनी यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो इसीलिए बन रहे हैं कि आप लोगों को गाइड किया जाए। बेशक खूबसूरती का मेयार वो जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा एक्ट्रेस को बना दिया गया। हमारे घरों के जो मर्द जब उन एक्ट्रेस को देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि मेरी बीवी जो है वो ये शिल्पा शेट्टी हो, वो ऐश्वर्या राय हो। उन्हें नहीं पता कि उनकी जो रूटीन है वो यही है। उन्होंने जिम जाना है, योगा करना है, स्किन ट्रीटमेंट करना है, उन्हें और कोई काम नहीं। आपकी बीवी आपके किचन में घुस के कई घंटों खड़े होकर आपकी फैमिली के लिए काम कर रही है, तो उसको अगर आप ऐश्वर्या बनाना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा पैसा खर्च करें, रिलैक्स भी तो अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, अच्छी प्रोडक्ट्स लेके दें, वो उसको इतना टाइम दें कि वो अपने को देखे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये वो बातें हैं कि जिनका जानना वाकई ज़रूरी है, और ये वो काउंसलिंग है जो मैं समझती हूँ कि मेल्स को होनी चाहिए और वो फीमेल्स के साथ कोऑपरेशन करें, ताकि वाकई में अगर एस्थेटिक सेंस के ऊपर हम बात करते हैं और खूबसूरती के हवाले से हम बात करते हैं, जैसे कि एस्थेटिक सेंस सिर्फ यही नहीं है कि खूबसूरत नज़र आना, एक इंसान के अंदर एस्थेटिक सेंस मौजूद है। अगर वो वाटरफॉल्स को देखता है उसे अच्छी लगती है, ग्रीनरी कुदरत की खूबसूरत लगती है, उसको वेल फर्निश्ड जो है वो जगह अच्छी लगती है, तो वो खूबसूरती को देखता है, उसको महसूस करता है। तो ये एक सेंस होती है जो अल्लाह ताला ने दी होती है, और उसी को यानी हम इस्तेमाल करते हुए ये वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं कि एस्थेटिक सेंस और एस्थेटिक ट्रीटमेंट। तो खूबसूरती जो है और ज़ाहिरी बनावट जो है इसके हवाले से बात करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन हमारे डॉक्टर्स ने हमें बताया। अच्छा डॉक्टर समीना तैयब, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि रिंकल्स के हवाले से क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो होता है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके। अच्छा, रिंकल्स जो हैं वो फर्स्ट साइन होता है आपका एजिंग का। अगर आपको सबसे पहले मतलब कहीं भी रिंकल्स आ रहे हैं, आइज़ के नीचे आपकी लाइंस अपीयर हो रही हैं, मतलब आपकी एजिंग स्टार्ट हो गई है। सही। एजिंग का मतलब ये है कि आपके जो सेल्स हैं ना जिस्म के, वो इनके अंदर प्रोडक्शन भी होती है और वो ख़त्म भी होते हैं सही सर्टेन टाइम के बाद। और एजिंग होती है कि आपके जो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है ना वो कहने के कम होना शुरू स्लो डाउन हो रहा है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हाँ, इसको हम एजिंग कहते हैं। वो आपको शो कैसे होता है, साइन है ये रिंकल्स आ रहे हैं। रिंकल्स जो हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्किन अच्छी रहे और रिंकल्स देर से आए, आपकी एंटी एजिंग जो है फिर कोई रूटीन होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले अगर आप 20s में जैसे ही एंटर हुए हैं, टाइम से पहले आप अगर SPF 50 यूज़ करना शुरू कर दें, सनस्क्रीन। आज के टीनेजर्स को भी अवेयरनेस बहुत हद तक जो है वो नहीं होती, तो SPF जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। UVA UVB रेडिएशन से जितना आप बचते हैं फोटो एजिंग से, उतना आप जो है एंटी एजिंग में आ जाते हैं। सही। और सर्टेन दूसरी बात ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर आपकी फूड अच्छी है, उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट ले रहे हैं, आपका लिवर अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छा काम कर रही है, फिर भी आप एंटी एजिंग में। एंड थर्ड, आपका मेटाबॉलिज्म। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑन द फीट हैं, ठीक है, आप चलते फिरते हैं,
तो आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव है, आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप इतना ऑन द फीट नहीं है, आप इतना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप इतना जिम नहीं जाते हैं, आप इतना घर में इतना एक्टिव नहीं है, आपकी रूटीन इस तरह की है, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो फिर आपके अंदर एजिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। और भी फैक्टर्स हैं, शुगर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। ये भी एक चीज़ कही जाती है कि जिन लोगों की स्किन जो है वो थिन होती है उसमें भी रिंकल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या ये ठीक है? नो, आई डोंट थिंक कि उसके अंदर इस तरह का रोल होता है। सही। रिंकल्स बेसिकली जो है ना वो डायनामिक है, स्टैटिक जो भी रिंकल्स हैं वो एज को ही शो कर रहे होते हैं। हो गया। तो आप प्रोसीजर कौन सा देते हैं इसके लिए? इसके लिए प्रोसीजर हम बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स भी यूज़ हो रहे हैं इसके लिए। अच्छा, तो ये बोटॉक्स क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। आपने स्लाइड्स का जिक्र तो किया था, लेकिन मजीद इसके हवाले से बोटॉक्स और फिलर्स के हवाले से हमें बताएं कि ये क्या चीज़ होते हैं। बोटॉक्स जो है वो एक न्यूरोटॉक्सिन है, ये ह्यूमन डिराइव्ड कह लें कि वो आपके पास आता है, तो ये आपने इंजेक्ट करते हैं जब, तो इंजेक्ट करने से आपके मसल रिलैक्स होते हैं, ऑटोमेटिकली जो मसल की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से आपकी लाइंस जो है वो ज़्यादा अपेयर नहीं होती। लेकिन ये 4 मंथ्स तक स्टे करता है। अगर आपने एक दफ़ा बोटॉक्स करवाया वो 4 मंथ तक स्टे करेगा, 4 मंथ के बाद आपको रिपीट करवाना है, वो प्रोसीजर रिपीट होता रहता है। और वो 40s में जाके 35 के बाद अब उसके लिए करवा सकते हैं टाइम टू टाइम। उससे पहले ज़रूरत नहीं है? उससे पहले इतनी ज़रूरत नहीं है। स्किन केयर करें, अपनी डाइट और ये चीज़ें सब बेहतर करें तो वो जो रिंकल्स हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड सेकंड जो है वो आपका फेस एंटी एजिंग आप जैसे नज़र आना चाह रहे हैं, तो एस्थेटिक्स में जितने भी फेशियल्स हैं, मेडिकेटेड फेशियल्स हैं, पीआरपी है, वो स्किन को जो एंटी एजिंग की वजह एक है कोलेजन टाइम के साथ कम हो जाना। स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाना। डाइट अच्छी नहीं है, कोलेजन अच्छा नहीं बन रहा, फिर भी आपकी स्किन लूज होगी, ठीक है। तो कोलेजन आपकी डाइट में भी अच्छा होना चाहिए, डाइट फ्रूट्स रिच, ग्रीन वेजिटेबल रिच होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपके जो हम एस्थेटिक्स में यूज़ करते हैं वो सीरम्स और कुछ प्रोसीजर्स वो आपके अंदर कोलेजन को रीबिल्ड करते हैं। माइक्रो नीडलिंग इस चीज़ में आ जाता है, उसका बहुत अच्छा रोल है। तो वो कोलेजन को माइक्रो नीडलिंग आप कहाँ पे करते हैं? माइक्रो नीडलिंग हम वैसे तो पूरी बॉडी के कहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादातर फेस के लिए करवा रहे होते हैं, हैंड्स एंड फीट के लिए करवाते हैं। यानी आप उसे हेयर्स के लिए, आपने पूछा, स्कैल्प पे भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, यानी कि इसका मकसद क्या होता है? एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही हूँ, हमारे नाज़रीन को ये बताइए, माइक्रो नीडलिंग जो है वो किस लिए करवाई जाती है? माइक्रो नीडलिंग जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें नैनो नीडल्स, बिल्कुल स्मॉल साइज नीडल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं आपके स्किन पे पंक्चर करने के लिए। सही। स्किन को पंक्चर करके वो इसके अंदर एक ट्रॉमा कर देती हैं। ऐसा जो कंट्रोल ट्रॉमा है, कंट्रोल ट्रॉमा के ज़रिए आपके जो फाइब्रोब्लास्ट है नेचुरल जो है वो नेचुरली वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट आपके कोलेजन को बिल्ड करते हैं, वहाँ पे प्रोसेस नेचुरल बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, तो वो कोलेजन को भी बिल्ड करता है, वहाँ पे नए ग्रोथ फैक्टर्स भी आते हैं, वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है। सही, फाइबर टिश्यूज की ब्रेकेज को ठीक करते हैं। यस, फाइबर टिश्यूज जो होते हैं उनकी ब्रेकेज होना शुरू हो जाती है, जो कोलेजन कम होती है, तो उसको ठीक करते हैं जी। जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी सपोज वहाँ पे नया टिश्यू बनेगा जाके। नया टिश्यू बनने का मतलब वहाँ आपके ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जाएगी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन सब कुछ ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा जाएगा तो वहाँ नया चीज़ कोई बन रही है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब करेगी। आपकी ओल्ड जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करके न्यू सेल्स बना रहे हैं, तो माइक्रो नीडलिंग का ये काम होता है कि वो आपकी हेयर के लिए कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन वहाँ ग्रोथ फैक्टर्स को ज़्यादा करेगी। और हम माइक्रो नीडलिंग को अलोन नहीं कर रहे होते, हम माइक्रो नीडलिंग जब करते हैं तो उसके साथ हम सीरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, पीआरपी यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ। तो पीआरपी इटसेल्फ जो है ग्रोथ रिच एक वो हम पीआरपी पे भी आते हैं जी। तो इस वजह से वो माइक्रो नीडलिंग को जब इसके साथ कंबाइन किया जाता है तो वो आपके वो प्रोडक्ट जो अच्छी वाली प्रोडक्ट हैं वो स्किन के अंदर आपके इन्फ्यूज हो जाती है। सही। इस प्रोसेस के जरिए हम जो है ना वो अपने स्किन रिजुविनेशन हो जाती है और यंग नजर आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर समीना, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कौन सी खुराक जो है वो इस्तेमाल करके तो झुर्रियों से बचा जा सकता है, यंग लुक दी जा सकती है, कोई ऐसी डाइट है इस हवाले से हमारे नाजरीन को गाइड करें, कोई ऐसा एप्लीकेंट बताएं कि ऐसा हो सकता है नेचुरल होम रेमेडीज़ के हवाले से।
होम रेमेडीज़ फॉर एंटी एजिंग। देखें, हम जितनी भी अच्छी वाली खुराक है जिसमें आपके सारी सब्जियां आ जाती हैं, सारे फल आ जाते हैं, हम लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा जंक फूड जो हमारे लीवर को भी ख़राब कर रहे हैं, एंटी एजिंग के प्रोसेस को भी बढ़ा रहे हैं। बताइएगा, हमारे पास थोड़ा टाइम है। ठीक है, इसमें होम रेमेडीज बता देती हूँ। सबके घर में राइस बनते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, राइस जब बने, जिस वक्त आप बॉयल करते हैं, थोड़े से राइस लीजिए, उसको थोड़ा सा मैश कीजिए, उसके बाद उसमें डालिए हनी, अप्लाई कर लीजिए, बहुत बेहतरीन। 20 मिनट्स के बाद उसको उतार दीजिए। अगर आप उसको ज़्यादा आपकी फाइन लाइंस हैं तो उसमें आप हनी ना भी डालिए, ठीक हो गया, तो तब भी वो हो अच्छा जाएगा। नाज़रीन, एक चीज़ आपको टिप देती चलूं, गोल्डन मिल्क के हवाले से आपने सुना होगा। Yes. ये एंटी एजिंग और सुपर फूड के तौर पे जाना जाता है, जिसमें टर्मरिक होती है, इस्तेमाल की जाती है, हल्दी चुटकी जो है वो इस्तेमाल की जाती है दूध में, और इसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है। और ये बेहतरीन होता है मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए, और रिंकल फ्री स्किन के लिए, और यंग लुक के लिए। और इसके अलावा कोकोनट ऑयल के हवाले से हमारी दोनों डॉक्टर्स ने इसका जिक्र किया, तो इसमें कैप्रिक एसिड होता है जो आपको बेबी स्किन देता है। तो कैप्रिक एसिड होने की वजह से सॉफ्ट बेबी स्किन होती है, तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल एक नेचुरल एंटी एजिंग तौर पे काम करता है। और यहाँ अब मैं प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हुआ जाता है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और इतनी मुफीद जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। ऑल्दो कि बहुत सारी बातें हमेशा रह जाती हैं, लेकिन ये कि कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर सकें। और मेरे ख्याल से बेहतरीन जो है वो मेडिसिन के हवाले से बात हुई, प्रोसीजर के हवाले से बात हुई, तो आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन पे, हेल्थ स्पेशल पे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।